मेरा नाम सज्जाद है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। एक रात 2 बजे अचानक सर में शदीद दर्द के एहसास से मेरी आँख खुल गई। दर्द इतना शदीद था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मरता क्या ना करता कि मुसद्दक उठ बैठा। कुछ देर सांस बहाल करता रहा, फिर जैकेट पहनी और बेडरूम में बाहर निकल आया। जैसे ही सहन में कदम रखा, एक सर्द झोंके ने एहसास दिलाया कि सर्दी अभी बाकी है। फिर जाके गाड़ी स्टार्ट की। तब जाके 2 मिनट ऐसे ही गाड़ी को तपाने के बाद मैं उतरा और गेट खोला। जब मैं घर से निकला तो सर दर्द अरूज पर था। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करके मुझे एक नर्स के हवाले कर दिया, जिसने बड़ी कातलाना मुस्कुराहट के साथ बताया कि आपको टीका लगेगा। सर दर्द का इंजेक्शन लगवा के मैंने पार्किंग का रुख किया, जहां मेहरान मेरा वेट कर रही थी। अस्पताल के सर्विस रोड से जैसे ही मैंने मेन रोड पर गाड़ी को टर्न किया, एक लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। पहले तो सोचा रहने देता हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी लड़की को लिफ्ट देना ख़तरे से खाली नहीं था। दूसरा, अब एक और धंधा बड़े अरूज पर था। काल गर्ल पर वाइड औरतें रोज किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेती और बातों बातों में उसे बताती कि हमारी जानने वाली बहुत मजबूर होकर जिस्म फरोशी का काम कर रही है। अब जिनकी ज़रूरत होती है वो आगे से दिलचस्पी ले लेते हैं इनकी बात में, और वो समझ जाती हैं कि ये हमारा कस्टमर है। जिसे दिलचस्पी नहीं होती वो इग्नोर कर देता है, तो वो चुपचाप अपने अगले स्टॉप पर उतर जाती। खैर, ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी उस लड़की के पास रोक ली, क्योंकि मैं शक की बुनियाद पर किसी की हेल्प नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी रुकते ही लड़की ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अस्सलाम वालेकुम कहा और मेरे वालेकुम सलाम का इंतज़ार किए बिना उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, सर आप मुझे मोती महल उतार देंगे? मैंने कहा, जी उतार तो दूंगा, लेकिन छोड़े आप उतार देना बस, और अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का रेंट भी मिल जाएगा। उसने बेतकल्लिफी से फ्रंट डोर खोल के सीट पे बैठते हुए मायने खेज लहजे में कहा। मुझे समझ आ गई थी कि मैंने लिफ्ट गलत बंदी को दे दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और गाड़ी गियर में डाल दी। शायद मेरी चुप में चुप्पी नागवारा उसने भी महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ ने सुकूत को तोड़ा। सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जस्ट इट्स ओके का जवाब दिया। तब तक मोती महल आ चुका था। मैंने स्टॉप पे गाड़ी रोकी। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही अपना स्टॉप देखकर उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो होनवाज बैठी रही। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाहा कि उसे एक थप्पड़ मारूं और कहूं दफ़ा हो जाओ, लेकिन अपनी माँ की नसीहत याद आ गई कि औरत किसी भी किरदार की हो उसकी इज्जत करना, क्योंकि उसका किरदार रब का और इसका मामला है। तुम्हें बस ये साबित करना है तुम भी औरत के पैदा करदा हो। मैंने सड़क के तराफ में लगी रोशनी की मध्यम चमक में उसके चेहरे को पहली बार देखा। 22-23 साल की खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, लेकिन लगता था कि वह वक़्त ने बहुत ज़ालम किया है उस पर। उसे गुमसुम पा के मैंने आराम से कहा, मैम आपका स्टाफ आ गया है। एकदम से वो चूम गई, जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई हो। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, उसने कपकपाती आवाज़ में कहते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन गाड़ी में इतनी सर्दी नहीं थी कि इंसान सर्दी से कांपने लगा। ये पेशावर औरतें बहुत तेज़ तराज और बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उस लड़की ने जो 3 जवाब दिए थे बहुत महज़्ज़ब मुअद्दबाना अंदाज में दिए थे। आप ठीक तो हैं मैम, आपको अगर सर्दी लग रही है तो ऐसा करें आप मेरी जैकेट ले लें। मैंने गोया हमदर्दी से कहा था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि कुछ कहे या ना कहे। मैंने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको सर्दी लग रही है तो जैकेट ले लें। अब की बार उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले अल्फाज ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने भीगी और कांपती आवाज़ में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए ख़रीद के दे सकते हैं? मैंने 3 दिन से पानी के सिवा कुछ नहीं खाया ना पिया। एक बार को तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। 3 दिन से खाना ना खाने का मतलब था 72 घंटे भूखा रहना। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 4:30 बज रहे थे। उसका किरदार जो भी था, उस वक़्त उसकी मदद करना इस चीज़ से ज़्यादा अहम था। मुमकिना इम्कान था लोग उसे मेरे साथ देखकर ये भी समझते
कि मैं उसके साथ रात गुजार के अब वापस छोड़ने जा रहा हूँ या नाश्ता करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस वक्त तो इन बातों की परवाह ना थी। इस वक्त इज्जत से ज़्यादा इंसानियत निभाना ज़रूरी था। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बिना गाड़ी स्टार्ट की और सहराब गोड की तरफ मोड़ दी, क्योंकि उस वक्त वहाँ ही नाश्ता मिल सकता था। सोहराब गोट में पठानों के एक होटल से पराठे और आमलेट बहुत मज़े के मिलते थे और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने उसी होटल पर गाड़ी रोकी। वो उतरने लगी तो मैंने मना कर दिया, आप गाड़ी में ही बैठें, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। और प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, ये दुपट्टा जो आपने गले में डाला हुआ है इसको सर पर ओढ़ लें। मेरा ऐसा कहने पे उसने मुझे ममनून नज़रों से देखा, जिन्हें मैं नज़रअंदाज करता हुआ नाश्ता लेने चला गया, क्योंकि मैं ये सब खालस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में गुरूर आए या उसकी नज़रों में अपने लिए शुक्रगुजारी देखूं। मैंने 2 पराठे, 2 आमलेट और 2 कप चाय आर्डर में खुद भी रात 2 बजे से जाग रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी भूख लग रही थी। मैं पैसे दे के गाड़ी में आ गया, क्योंकि गाड़ी थोड़ी होटल से दूर खड़ी थी। अभी हल्का हल्का अंधेरा था और कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी सुबह किसी औरत को अकेले गाड़ी में छोड़ा जाए, ख़ास तौर पर यह सहराब गोट जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं। गाड़ी में बैठे ही मैंने कहा, आप पिछली सीट पे चली जाएं और आराम से नाश्ता कर लें। उसने जी अच्छा कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि हमेशा की तरह नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे में लगा कैचर अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो आम बंदा खोलने के लिए मुश्किल था। मजबूरन मुझे उतर के उसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। इतनी ही देर में नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ता करते हुए उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वजह ये थी कि वो आराम से नाश्ता कर ले, भूखी थी, किसी शर्म में ना रहे। मैं खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ आई, सर पानी चाहिए। ओ सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने ये कहते हुए चाय का कप डिश बोर्ड पर रखा और पानी लेने जाने लगा तो उसने रोका, सर आप नाश्ता कर लें फिर ले आइएगा। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं था, जब इंसान कुछ घंटों बाद खाना खाता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। उसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने मिनरल वाटर की बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया। ये ले पानी मैम। पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए मेरी नज़र इत्तफाकिया तौर पर उसकी गर्दन पर पड़ गई, जहाँ पर रेड रेड निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने तशद्दुद किया हो। उसने पानी की बोतल पकड़ते हुए जज़ाक अल्लाह कहा, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा। नाश्ता मुकम्मल कर लेने के बाद उसने पूछा कि मैम अब आपको कहाँ उतारूं? वो बोली, सर जहाँ आपका दिल करे आप उतार दें, मेरा कोई घर नहीं। इसकी आवाज़ में पछतावा और शर्मिंदगी दोनों का आंसर था। मुझे हैरानी हुई कि जिस्म फरोशी सही, मगर ये कैसा जवाब है? घर तो होगा, भले रेंट का ही सही, ये कहीं तो रहती होगी। शायद इसने मेरी आंखों में यह सवाल पढ़ लिया था। सर मैं रहती थी एक घर में किसी के पास, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं जाना। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। उसकी ज़मीर गवारा ना करने वाली बात पे मेरा दिल चाहा ज़ोर से कहका लगाऊं और उससे कहूं कि मोहतरमा आप किस ज़मीर की बात कर रही हैं? जिस्म फरोशी करते वक्त ज़मीर किधर जाता है? लेकिन मुझे ये बातें करने का हक़ नहीं था। अब मुझे भी उलझन हो रही थी कि उससे कैसे पीछा छुड़वाऊँ। सर आप परेशान ना हो, मैं यही उतर जाती हूँ। और सर मैं ख़ानदानी जिस्म फरोश नहीं हूँ, बस एक गलती की वजह से फंस गई हूँ। मेरा ज़मीर हर रोज़ मुझसे सवाल करता है, लेकिन मजबूर हो, क्या करूं? कोई राह नज़र नहीं आती। मैंने मुड़ के देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मेरी सोच पढ़ ली है। अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि किसी के दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। मुझे क्या हक़ है ऐसा फतवा दूं? क्या पता वो वाकई मजबूर हो। इसी असना में उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर गई। अब मैंने गौर से देखा तो वह वाकई किसी अच्छे ख़ानदान से थी। पता नहीं किस वजह से ये काम करने पे मजबूर थी। वो घूम के मेरी साइड पे आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन आप इस अमल का अल्लाह अजर देगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़। एक पेशावर जिस्म फरोश औरत से इस किस्म की गुफ्तगू की मुझे तवक्का नहीं थी। पेशावर औरतें तो मदद भी अपना हक़ समझ के असूल करती हैं। जब मैं ख्यालों से बाहर आया तो वो काफ़ी दूर जा दिखाई दी।
मेरे दिल में अचानक रोशनी फैली कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, आगे इसकी मर्जी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके जिस तरफ वो जा रही थी उधर मोड़ दी। 1 मिनट से पहले मैं उसके बराबर पहुंच गया। गाड़ी रोक के मैंने हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। उसने एक नज़र मेरे चेहरे को गौर से देखा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पे ये बिला सुकून था। उसने फ्रंट डोर खोला और मेरे बराबर आके बैठ गई। गाड़ी गेयर में डालते हुए न जाने मुझे अपने अंदर क्यों सुकून महसूस हो रहा था। गाड़ी चलते ही उसने आंखें मूंद ली और सर सीट पर टिका लिया। मैंने एक नज़र गैर अरादी तौर पे उसके चेहरे को देखा, जहाँ अब सुकून ही सुकून था। मैं अब सोच में पड़ गया कि उसकी मदद का इरादा तो कर लिया है, लेकिन इसकी मदद करूं कैसे। अगर मेरी वाइफ मेरे पास होती या बच्चे होते तो इसको अपने घर में रख लेता, लेकिन मैं अकेला रहता था, इसलिए ऐसा रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक था। पहले सोचा मामू से बात करता हूँ, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात की नफ़ी कर दी, क्योंकि मामू ने कहना था पैसे दे दो कुछ और चलता करो। लेकिन मुझे पता था इस मसले का हल पैसा नहीं था। मैं ऐसे पैसे दे देता जितने भी, लेकिन वो इन पैसों से खुद को इस गंदगी से निकाल नहीं सकती थी। मैंने एक मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और उतर कर बाहर आ गया। वो शायद सो गई थी। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि कुछ देर सो ले। मैंने अपना हेड को कॉल की कि सर आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, कुछ ज़ाती काम आ गया है अचानक। दूसरी कॉल अपने ऑफिस में कोलीग को की कि आज पीए को मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, किसी क्लाइंट को टाइम ना दे। कॉल से फ्री हुआ तो फिर सुई वहीं अटक गई कि उसे रखूं कहाँ। पहले सोचा दोस्तों से बात करता हूँ। मेरे 2 दोस्त शादीशुदा थे। एक की बीवी बहुत शकी मजाज थी, दूसरा वैसे काफ़ी रंगीन मजाज था। सोन वाला भी प्लान खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचा कि कोई मकान रेंट पे ले देता हूँ। काफ़ी जानने वालों को कॉल की, मगर सब ने पहले पूछा क्या करना है, रेंट या अपना मकान किधर है। हमारा घर है ना, आ जाओ, रेंट पे लेने की क्या ज़रूरत है। आखिर तंग आके 2-3 प्रॉपर्टी वालों से बात की, लेकिन वो मकान बहुत बड़े हैवी रेंट वाले थे। इसी सोचों में विचार में पता ही नहीं चला कि हमें यहाँ रुके 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। पार्किंग में जो चौकीदार था उसने आके पूछा कि सर कोई मसला है तो बताएं, आप काफ़ी देर से खड़े हैं। मैंने बताया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रुक गया था। फिर वो सो गई। सोचा कुछ देर सो ले तो जाते हैं गार्ड जाने के लिए। अचानक मुझे अपने ऑफिस का गार्ड याद आ गया, जिसका घर एक कच्ची आबादी में था और मुझे उसने एक बार कहा था कि सर अब घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया है, इसलिए ख़र्चा पूरा नहीं होता, दुआ करे शाह जी कोई किराएदार मिल जाए।